नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। अरुणाचल प्रदेश की एक महिला संघाई एयरपोर्ट पर रुकवा ली जाती है और उससे कहा जाता है कि तुम्हारा पासपोर्ट वैलिड नहीं है क्योंकि तुम्हारे पासपोर्ट पर लिखा है अरुणाचल प्रदेश इंडिया, जबकि अरुणाचल प्रदेश जो है वो इंडिया का नहीं है, वो चाइना का पार्ट है क्योंकि वो तिब्बत का पार्ट था और तिब्बत पर हमने कब्जा कर लिया है, इसलिए वो चाइना का पार्ट है और इसलिए तुम्हारा पासपोर्ट वैलिड नहीं है और तुमको यहाँ पर रखा जाता है। 18 घंटे तक इस महिला को रुकवाया गया वहां पर। इसके बाद जब भारतीय विदेश मंत्रालय एक्टिव हुआ, वहां पर संपर्क किया गया, तो उसके बाद इसको वहां से छोड़ा गया और तब ये पहुंची जापान। पूरा मामला क्या है आज की वीडियो में डिटेल से समझेंगे। भारत ने क्या प्रतिक्रिया दी है, चाइना क्यों अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा मानता रहा है और वर्तमान में वो किसका है, कैसी स्थिति है, आज की वीडियो में पूरा डिटेल से जानेंगे। क्या जैसे हम लोग पीओके पर अपना दावा पेश करते हैं वैसे ही चाइना अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा पेश करता है और लेने की बात करता है, इसको भी जानेंगे। तो शुरुआत करेंगे एक एक करके। देखिए, चीन का भड़काऊ बयान आया है अरुणाचल प्रदेश को लेकर के ही कि अरुणाचल प्रदेश जो है वो एक्चुअल में अरुणाचल प्रदेश नहीं है, इनका एक जगोंग एरिया है। और आरोप ये भी लगाए गए कि भारतीय महिला से बदसलूकी भी की गई वहां पर, मतलब एक प्रकार से परेशान टाइप का करना, ये कि हंसी उड़ाना, मजाक उड़ाना कि तुम इंडिया से नहीं हो, तुम वहां से हो, तुम्हारे इंडिया जो है अवैध कब्जा कर रखा है, हमने ये कर दिया वो कर दिया वगैरह वगैरह। फिर इस महिला ने वीडियो बनाया, इस लड़की ने वीडियो बनाया और जब वीडियो बना करके वो पोस्ट की तो उसके बाद चाइना ने अपनी ट्रोल आर्मी भेज दी तो वो पूरा इंडिया के खिलाफ ट्रोल करने लगे और अवैध कब्जा बताने लगे अरुणाचल प्रदेश के इस एरिया को। वहां पर बताया जाता है कि वो जेगोंग एरिया है चाइना के द्वारा। ये सब शुरू कहां से हुआ? एक्चुअल में ये जो लेडी हैं, इनका नाम है पेम वांग थोकडॉक। ये अरुणाचल प्रदेश की रहने वाली हैं, ये लंदन में रहती हैं, लेकिन पिछले 14-15 सालों से वहां से ये जा रही थी जापान। लेकिन जो फ्लाइट थी वो डायरेक्टली लंदन से जापान ना होकर के बीच में उसको संघाई होकर ट्रांजिट होकर के जाना था। तो इमिग्रेशन रूल के हिसाब से, जैसे कि आपके पासपोर्ट पर, जैसे आपका पासपोर्ट है इंडियन पासपोर्ट और वो पासपोर्ट से आप अगर संघाई होकर के जापान जा रहे हो तो संघाई में भी आपको वेरिफिकेशन करवाना पड़ता है। वहाँ पर भी ठप्पा लगता है, मोहर लगता है कि हाँ ये व्यक्ति यहाँ से हो करके गया है, जिससे बाद में जब आपका ट्रैक रिकॉर्ड निकाला जाए पता चले कि कहाँ कहाँ से होकर के कब कब गए हो, तो फिर सब कुछ क्लियरेंस रहे। ऐसे ही वहाँ पर इमिग्रेशन वालों ने इनको रुकवाया एयरपोर्ट पर रुकवाया। जब इनका पासपोर्ट चेक किया गया और पता चला कि ये अरुणाचल प्रदेश एड्रेस लिखा गया है, अरुणाचल प्रदेश इंडिया, तब उन्होंने इनको साइड में बिठा दिया। उसके बाद फिर इनकी अलग से पूछताछ शुरू हुई और उस पूछताछ में इनका आरोप है कि बदसलूकी भी की गई। इनको 18 घंटे तक वहां पर बिठाया रखा गया। इनका कहना यह भी है कि एक छोटे से कमरे में इनको बंद रखा गया था। एक अधिकारी ने मैप निकाला और कहा कि ये देखो, अरुणाचल हमारा जगंग है, तुम इंडिया की नहीं चाइना की नागरिक हो, तो ऐसे में तुम्हारा पासपोर्ट इनवैलिड है, तुम्हारे पास चाइना का पासपोर्ट होना चाहिए था। पासपोर्ट वीज़ा क्या होता है इसको समझ लीजिए। एक्चुअल में देखो, इनका ये भी कहना है कि पिछले साल भी आई थी, लंदन से वाया संघाई होकर के गई थी जापान, आती जाती रहती हैं और पिछली बार इनको कोई दिक्कत नहीं हुई थी, इसी बार दिक्कत हुई है। और इनके पास प्रॉपर रूप से वीज़ा वगैरह भी रहता है, ऐसा नहीं है कि वीज़ा नहीं था या डॉक्यूमेंट में कोई कमी थी, लेकिन यहाँ पर पासपोर्ट को इनवैलिड बताया गया। पहले पासपोर्ट वीज़ा क्या होता है इसको समझ लीजिए एक मिनट में। देखिए, पासपोर्ट आप जिस देश के नागरिक होते हो उस देश के द्वारा आपको दिया जाता है कि आप अगर अपने देश छोड़ करके किसी दूसरे देश में जाना चाहते हो तो आपके पास आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए कि आपका देश कौन सा है या आप किस देश के नागरिक हो। तो आपके पास एक पासपोर्ट होता है, तो पासपोर्ट एक ही रहेगा आपका। अब आप जिस देश में जाना चाहते हो उस देश में अगर जाते हो तो वहाँ पे आपको आने के लिए वेरीफाई करवाना पड़ेगा। वो लोग आपका रिकॉर्ड वगैरह चेक करेंगे, पूछेंगे आपसे किस पर्पज़ से आ रहे हो, कितने दिन तक रहोगे, क्या है, किस लिए आ रहे हो, कब जाओगे। इसके लिए एक डॉक्यूमेंट वहाँ से बनवाना पड़ता है, उसे कहते हैं वीज़ा। मतलब जैसे आपको इंडिया से अमेरिका जाना है तो पहले अमेरिका का वीज़ा भी वहाँ से बनवाना पड़ेगा। तो इसको बनवाते कहाँ से हैं? उसकी एम्बेसी जो इंडिया में होगी वहाँ से जाकर बनवाते हैं कि भाई हम अमेरिका जाना चाहते हैं, हम टूरिस्ट वीज़ा पर जाना चाहते हैं 15 दिनों के लिए, हमको 15 दिनों के लिए वीज़ा दे दो। तो फिर सब कुछ कहेंगे ठीक है, सब फॉर्म वॉर्म फिल करके जाओ। उसके बाद फिर वो एजेंट वगैरह लगा देंगे आपके पीछे, सब कुछ वेरीफाई करा लेंगे बैकग्राउंड कि कोई गलत काम करने तो नहीं जा रहे हो या क्या, किस प्रकार का बैकग्राउंड है। फिर उसके बाद कुछ दिन बाद आपको बुलाएंगे और फिर अगर ठीक है अप्रूव हो गया रहेगा तो ठीक है, मिल जाएगा आपको वीज़ा, नहीं अप्रूव होगा तो वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो अब जब मान लीजिए आपका वीज़ा मिल गया तो आपके पास पासपोर्ट है ही कि आप वहाँ जा रहे हो, दूसरे देश में जा रहे हो, तो आप भारतीय नागरिक हो, इसका प्रूफ है। फिर आप जिस देश में जा रहे हो, जिस पर्पज़ से जा रहे हो, जितने दिन के लिए जा रहे हो, उसका आपके पास वीज़ा है। अब ये 2 प्रूफ हो गया। अब आप लेकर के जाओगे वहाँ पर और उतने दिन के अंदर अंदर आपको आ जाना है। नहीं आते हो
तब फिर आपका वीज़ा जब अगर एक्सपायर हो गया तो दिक्कत हो जाएगी, फिर तब आप भागे भागे फिरोगे, तब आपको जेल में भी बंद किया जा सकता है किसी भी देश में। अब देखो ये ऐसे ही लंदन से, लेकिन जो अमूमन जॉब वगैरह करते रहते हैं वो उनके लिए दिक्कत नहीं होती है, वो सब कुछ बनवा लेते हैं। ऐसे ही ये लंदन से अपने ऑफिस पर्पज से या किसी भी काम से जाया करती थी जापान। अब इनका जो प्लेन है ना वो डायरेक्ट ना होकर के ट्रांजिट होकर के जा रहा था, संघाई में ट्रांजिट होकर के चाइना में, तब ये जापान के लिए जाना था। ट्रांजिट मतलब ये समझो आप कि जैसे बस है, बस आधी भरी हुई है आधी खाली है, और जब बस ड्राइवर लेकर के बस निकलता है तो सोचता है यार हमको जाना है अगर एक ज़िले से दूसरे ज़िले में, खाली ही जाएगी तो हमारा फ़ायदा नहीं होगा अगर इस रास्ते से जाएंगे। ऐसा हो कि हम लोग एक आगे बगल में बाज़ार पड़ती है, उस बाज़ार से होकर के घूमते हैं, अगर घूम लेते हैं तो वहाँ पर अपना जो बस है वो भर जाएगी, वहाँ भी कुछ सवारियाँ खड़ी होती हैं, वहाँ भर जाएगी, तब उसके बाद उस रूट से निकल लेंगे, तब हम बढ़िया से अपना भी पैसा बना पाएंगे और यात्रियों को जाना तो है ही, वहाँ पहुँचा भी देंगे। यही काम करती हैं फ़्लाइट्स। फ़्लाइट को जब जाना होता है एक देश से दूसरे देश या एक शहर से दूसरे शहर, देख लो कई बार आप सुनते हो कि दिल्ली से मुंबई जाना था तो वाया यहाँ होकर गए, तो जब जाना होता है तो जब जाते हैं तो खाली रहती है कुछ सीटें, तो वो बुक ऐसा करती हैं कि जैसे मान लीजिए आपको दिल्ली से मुंबई जाना है, तो दिल्ली से मुंबई जाना है तो वो अगर लिख दिया वाया अहमदाबाद, तो यहाँ से पहले कुछ सवारियाँ बैठा लेंगे अहमदाबाद के लिए, और यहाँ से बैठा लेंगी मुंबई के लिए भी, और दिल्ली से निकलेंगी जब पहले अहमदाबाद जाएंगे, अहमदाबाद वाली उतार दिए सवारी, और यहाँ से ऑनलाइन बुकिंग कराए रखेंगी अहमदाबाद से मुंबई के लिए भी। तो अहमदाबाद से मुंबई जाना जिनको वो यहाँ बैठ जाएंगे, और जिनको अहमदाबाद उतरना तो यहाँ उतर गए, उसके बाद फिर वो पहुँच गए। ऐसे में जो व्यक्ति यहाँ से डायरेक्ट मुंबई जाना था वो ये ट्रांजिट होकर गया। सेम ऐसे ही ये लंदन से जापान इनको जाना था तो संघाई होकर के गया था, इसीलिए संघाई चाइना में ये फंसी। अब जब यहाँ होता है, जब पहुँचते हैं तो वहाँ इमिग्रेशन वाले चेक करते हैं कि किस देश में जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, किस पर्पज से जा रहे हो, वो सब भी चेक करते हैं। उसी चेकिंग के दौरान इनको बिठा लिया गया। ये बात समझ में आई आपको? अच्छा, अब ऐसा पहली बार नहीं है कि चाइना ये बदमाशी कर रहा है। चाइना बहुत पहले से ही अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताता आया है और बार बार कुछ न कुछ खुरापात करता है। जैसे जैसे सालों से ये दक्षिण तिब्बत इसको बताता आया है, 4 बार अरुणाचल प्रदेश की जगहों का नाम ये बदल चुका है। जब भी हमारे नेता अरुणाचल प्रदेश में जाते हैं, कोई समिट करते हैं, तो चाइना उसका विरोध दर्ज कर देता है। भले ही आकर के एक छोटे मोटे नेता को भेज करके बयान दिला दे, लेकिन एक न एक बयान जरूर दिला देता है आकर के कि वो गलत कर रहा है, भारत को वहाँ नहीं जाना चाहिए वगैरह वगैरह। तो ये विरोध करता रहता है। भारत ने G20 समिट भी कराई थी, तो उसका भी एक इवेंट अरुणाचल प्रदेश में करा दिया था। उस टाइम पर भी इसका विरोध सामने आया था, है ना। भारत को भी सीखना चाहिए इस चीज़ से। देखो, भारत जैसे POK का क्लेम करता है, POK अपना है ही, तो जब POK में कोई सारा इवेंट हो तो भारत को भी खुल करके विरोध करना चाहिए। भारत ना कुछ चीज़ों में दिक्कत करता है कि अब हो सकता है धीरे धीरे अवेयरनेस और बढ़े, लेकिन कहीं ना कहीं भारत बहुत ज़्यादा उदार हो जाता है। इस चीज़ में भारत को उदारता नहीं बरतनी चाहिए। जब भी POK में कोई बड़ा इवेंट हो, जब भी कुछ हो, तो भारत को खुल करके विरोध करना चाहिए कि यहाँ पर नहीं होना चाहिए कोई इवेंट, ये हमारा हिस्सा है, यहाँ नहीं आना जाना चाहिए। खैर, यहाँ तो अरुणाचल प्रदेश अपना था भी, पहले भी, अभी भी है, उस पर ये लोग अलग रूप से विरोध करते रहते हैं। अब देखो, यहाँ पर ये नाम भी बदलता है। जैसे 2017 में 6 जगहों का नाम बदला था, 2021 में 15 जगह, 2023 में ये 11 जगहों का नाम बदला, 2024 में फिर 30 जगहों का नाम बदला। ये अक्सर देखो, जैसे ये अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश तो आप जान रहे हो ना भारत के मैप में कहाँ पर है, बिल्कुल पूर्व में। अरुणाचल का नाम ही ऐसे पड़ा है कि अरुणाचल, वहाँ से सूर्य पहली बार निकलता है ना, तो सूर्य का उदय होता है। तो देखो, अरुणाचल प्रदेश जो है वहाँ पर देखो ये किस प्रकार से हर जगहों का नाम अपने अपने हिसाब से रख देता है, कहता है कि हमारा हिस्सा है और ये हमारे गांव हैं, सो कॉल्ड, ठीक है। तो जबकि अब जब ये सब इतना कुछ हुआ तो भारतीय विदेश मंत्रालय भड़क गए। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल जी आए सामने और उसके बाद कहे कि चाइना कुछ भी कर ले, भारत का अभिन्न हिस्सा है अरुणाचल प्रदेश और ये हमेशा से रहेगा भी। किसी की भी कोई हिम्मत नहीं है कि यहाँ पर वो आकर के कब्जा कर ले और इसे अपना बना ले। दूसरी बात ये कि यहाँ का जो भी नागरिक होगा उसके पासपोर्ट पर अगर लिखा है अरुणाचल प्रदेश इंडिया, तो वो इंडिया का है, वो चाइना का नहीं है। और चाइना को अपनी आदत से बाज आना चाहिए। चाइना अगर दोबारा ऐसी हिमाकत करेगा तो ठीक नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये भारतीय एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा इनको बढ़िया से दिया गया बयान। प्रेमा जी को छुड़ाया गया और सही सलामत जापान भेजा गया है। वाणिज्य दूतावास ने दखल देकर के ये क्लियर किया कि हाँ, अब जो प्रेमा जी तो जो पकड़ी गई थी वो पहुंच गई हैं वहाँ पर जापान में अपने काम से। खैर, अब थोड़ा सा हम लोग मैप में लोकेशन देख लेते हैं, भारत और चाइना के बीच में बॉर्डर का क्या है सिचुएशन। तो देखिए, आप देखोगे यहाँ पर ये भारत का उत्तरी भाग है,
उत्तरी भाग जब चाइना से जो हम लोग बॉर्डर लगाते हैं उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर रखे हैं। एक है हम लोग वेस्टर्न सेक्टर कहते हैं, जो लद्दाख वाला हिस्सा अपना पड़ता है। बीच में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का जो एरिया है उसे सेंट्रल सेक्टर कहते हैं। और उसके बाद ईस्टर्न सेक्टर जो सिक्किम का हिस्सा है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश का ये बॉर्डर है, इसे हम लोग ईस्टर्न सेक्टर कहते हैं। तो विवाद जो होता है वो इधर ही होता है, वेस्टर्न सेक्टर और ईस्टर्न सेक्टर में। सेंट्रल सेक्टर में आपको जल्दी विवाद नहीं देखने को मिलेंगे भारत से। हाँ, यहाँ पर नेपाल को लेकर काला पानी लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को लेकर के नेपाल कभी कभी उसे अपना बताता है, वो अलग विवाद है, वो मैं आपको अलग वीडियो में बता भी चुका हूँ कई बार। तो वो नेपाल को लेकर यहाँ पर होता है विरोध, लेकिन इस एरिया में बाकी चाइना से कोई दिक्कत नहीं होती है। अब जो ये ईस्टर्न सेक्टर है, यहाँ पर देखो एक भूटान पड़ जाता है और इधर ये नेपाल पड़ता है, बीच में ये सिक्किम पड़ता है। सिक्किम के पास में यहाँ पर एक एरिया है जिसे कहते हैं डोकलाम। अब ये जो डोकलाम है ना, इस पर भी कभी कभी डिस्प्यूट करता है चाइना। यहाँ पर एक एरिया है तवांग, तवांग पर भी हो चुका है कॉन्फ्लिक्ट दोनों के बीच में, इंडिया और चाइना के बीच में। तो ये दोनों काफ़ी ज़्यादा विवादित क्षेत्र हैं। और अरुणाचल प्रदेश के कई जगहों का कई गांवों का नाम वो अपने हिसाब से अपने ही किताब में लिख लेता है कि अब से तो ये नाम रहेगा, घोषित भी कर देता है। जबकि वहाँ पर ना उसके नागरिक रह रहे हैं, ना वहाँ के कोई लोग रह रहे हैं, ना वहाँ का मतलब जो लोग रह रहे हैं उनसे पूछोगे कि किस देश से हो तो वो भी भारत का ही बताते हैं, भारत की गवर्नमेंट की सुविधाएँ लेते हैं, सब कुछ भारत का ही रहता है। लेकिन बस वो लोग नाम बदल करके दुनिया को दिखाने के लिए और प्लस अपना जो मैप जारी करते हैं उसमें दिखाने के लिए वो बताते हैं कि ये हमारा हिस्सा है। सिर्फ थ्योरी, ग्राउंड लेवल पर प्रैक्टिकल लेवल ठीक वैसे ही समझो जैसे इंडिया में पॉलिटिकल पार्टियां होती हैं कुछ, वो ऑनलाइन व्यूज़ दिखा करके दिखा देती हैं, देखो 5 मिलियन व्यूज़ हमारे जा रहे हैं तो मतलब हमारे इतने वोट हैं, है ना। तो मतलब चाहे जो व्यूज़ जा रहे हैं वो वोटर हो ही ना उनके कॉन्स्टिट्यूंसी का, लेकिन वो बता देंगे कि हाँ ये व्यूज़ है तो मतलब हम जीत रहे हैं, ठीक है, वोट चोरी हुई है। खैर, इस पर आते हैं। तो ग्राउंड लेवल पर भारत है, मोटा मोटा ये जानो। और थ्योरी में जो है चाइना अपने आप को प्रमोट करता है, और उसी थ्योरी का नतीजा था कि वहाँ का कोई एक संघाई एयरपोर्ट का कोई एक व्यक्ति था, वो इन्फ्लुएंस हो गया ऐसे ही, और उसी के चक्कर में वो रुकवा लिया भारतीय को और कहा नहीं नहीं ये तो जो है वो भारत का हिस्सा है, यहाँ कैसे तुम आ गए। अब भारत ने जब इंटरफेयर किया तो उसके बाद उसे छोड़ा गया और वो पहुँच गए हैं अपने देश। फिलहाल ये पूरी जानकारी रही। आपको कैसी लगी है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। भारत से चाइना के बीच में कब कब कौन कौन से कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं, छोटे मोटे, युद्ध स्तर के नहीं। युद्ध तो 1962 में हुआ था और उसमें अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश का कुछ हिस्सा वो चला गया था भारत से, भारत हार गया था युद्ध, इसमें एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं है। आप आज के टाइम पर देखोगे तो ये जो हिस्सा है ये अक्साई चीन वाला हिस्सा है, इसको भारत ने कब्जा कर रखा है। और यहाँ से ये जो हिस्सा है इस पर भी इतने पर ये यहाँ से, ठीक है ना, यहाँ का हिस्सा ये पीओके है और ये आज़ाद कश्मीर है। ये दोनों ही हिस्सा भारत में अभी नहीं है, लेकिन भारत इसको अपना मानता आया है, ठीक है। तो यहाँ पर है लाइन ऑफ कंट्रोल, ये LOC है ये, और ये है LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है ना। तो ये डिस्प्यूट है कुल भारत और चाइना के बीच में, और बाकी सब मैं आपको बता ही चुका हूँ भारत और चीन के बॉर्डर के बारे में। इसे मैकमोहन लाइन के नाम से भी जाना जाता है। आपके हिसाब से क्या लगता है, भारत को और कड़ा रुख अपनाना चाहिए? क्योंकि चाइना जो है वो बाज नहीं आ रहा, वो बार बार ऐसी हरकतें करता जा रहा है। तो ऐसा कर करके एक प्रकार से एक मनोवैज्ञानिक तरीके से इन्फ्लुएंस पैदा करने की कोशिश कर रहा है। आप इस पर क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आगे अब आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप लोग यहाँ तक वीडियो देखते हुए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना, भूल जाते हो सब्सक्राइब करना, और वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर देना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।